अब मज़ीद जान लेते हैं आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 के बारे में, जो कि प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कंटिंजेंट एसेट्स से डील करता है। तो जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में हम आईएएस 37 की कुछ टर्म्स को डिफाइन कर चुके हैं, उसके अलावा हम आईएएस 37 की इफेक्टिव डेट देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये जान लिया था कि आईएएस 37 का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे आईएएस 37 अप्लाई किया जा सकता है, फिर हमने सीखा था इसका ऑब्जेक्टिव। अब रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया है जिसमें रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिसीएंट्री, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, उसको हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि आईएएस 37 की क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि आईएएस 37 कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिकली अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आईएएस 37 ये कहता है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में कि सबसे पहले जहाँ पर कंपनी के फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे, उन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए कंपनी कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करेगी। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है XYZ कंपनी, जो कि हम सपोज कर लेते हैं कि लैपटॉप्स बनाती है। अब ये कंपनी एज्यूम करते हैं कि लैपटॉप्स बनाकर तो जो सालाना रेवेन्यू अर्न करती है वो नॉर्मली 10 मिलियन रुपीस का करती है, लेकिन इस साल अगर हम एज्यूम करें कि 10 मिलियन का नहीं बल्कि 7 मिलियन रुपीस की उसकी सेल्स होती हैं। अब ये जो रेवेन्यू में डिफरेंस आ रहा है 3 मिलियन का, ये बेसिकली ऑपरेटिंग लॉस है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कम हो रहा है उसका रेवेन्यू। अब ये जो ऑपरेटिंग लॉस है, इसके लिए कंपनी इनिशियली कोई भी प्रोविजन नहीं क्रिएट करेगी। और कोई प्रोविजन क्यों नहीं क्रिएट करेगी? क्योंकि बेसिकली ये जो 3 मिलियन रुपीस है, इससे एसोसिएटेड ऑलरेडी कोई भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो जब लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं की गई तो उसके लिए प्रोविजन भी मेंटेन नहीं की जाएगी, क्योंकि आईएएस 37 के मुताबिक जिन प्रोविजन सिर्फ उन लाइबिलिटीज की क्रिएट की जाती है जो कि पहले से पता चले कि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की डेफिनेशन के मुताबिक पूरी होती हो। तो यहाँ तक पहली हमने देख ली कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद दूसरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन ये आती है कि कोई भी प्रोविजन जो है वो वन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं बनेगी। जो वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगी, क्योंकि उनमें नॉर्मली ये होता है जो वन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए प्रोविजन बनाई जाएगी। प्रोविजन क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो अनअवॉइडेबल फ्यूचर कॉस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो नॉर्मली एक्सीड कर जाती है उसके फ्यूचर बेनिफिट से। मतलब लेट सपोज कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, हम सपोज कर लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। अब ये जो कंपनी XYZ ने रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसकी हम एज्यूम कर देते हैं कि जो फ्यूचर कॉस्ट है वो आ रही है ₹15 मिलियन। अब ये जो 15 मिलियन रुपीस है ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के टाइम मटेरियल और लेबर इतने की लगेगी। लेकिन अब उस रिकंस्ट्रक्शन से आने वाला जो बेनिफिट है, एज्यूम कि वो 12 मिलियन रुपीस है। अब यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग में ये बात एक कंफर्म की जा रही है आईएएस 37 में कि जो भी वन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके फ्यूचर कॉस्ट जो है अनअवॉइडेबल होगी, जो कि एक्सीड कर जाएगी उसके फ्यूचर बेनिफिट से। तो जब कंपनीज को ऑलरेडी ये बात पता है तो आईएएस 37 ये कहता है कि आप उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो मेंटेन कर लें। उसके बाद रिकॉग्निशन की बारी आती है कि आईएएस 37 के मुताबिक किस तरह से प्रोविजंस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो अगर प्रोविजन की रिकॉग्निशन की बात करें तो आईएएस 37 के मुताबिक एक प्रोविजन सिर्फ तब रिकॉग्नाइज की जाएगी जब पास्ट ऑब्लिगेशन कोई अराइज होगी और किसी पास्ट इवेंट की वजह से होगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी, मतलब कोई प्रेजेंट में लाइबिलिटी बनाई जाएगी और वो किसी पास्ट इवेंट की वजह से लाइबिलिटी बनेगी।
जिस तरह लेट्स सपोज कि अगर कोई केस लड़ रही है कोई कंपनी और उससे कंपनी को 15 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो अब ये 15 मिलियन की पेमेंट जब केस का हमारे पास रिजल्ट आया है तो उसके मुताबिक कंपनी ने 15 मिलियन रुपीस पे करने हैं। तो अब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी तो अभी की है लेकिन केस क्योंकि पुराना था तो ये पास्ट इवेंट की है। तो कोई भी पास्ट इवेंट होगा जिसकी वजह से कोई प्रेजेंट लायबिलिटी अगर आएगी तो सिर्फ तब जो है कंपनी एक प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करेगी। उसके बाद कंपनी कब करेगी रिकॉग्नाइज? जब पता चल जाएगा कि कोई आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है और जो ऑब्लिगेशन है उसको सेटल करना जरूरी है, तब कंपनी एक प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करेगी जब उसको पता है कि इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो कंपनी से बाहर जा रहा है। उसके बाद जो अमाउंट होगी ऑब्लिगेशन की, लायबिलिटी की, उसको एस्टिमेट करना है रिलायबली। मतलब उसकी एस्टिमेशन जो है वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बेसिस पर जो है उस ऑब्लिगेशन के अमाउंट को सेट करना है। तो ये फैक्चुअल बेसिस पर जब होगी तो तब कंपनी प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करेगी। तो IAS 37 के मुताबिक रिकॉग्निशन से रिलेटेड ये 3 मेन पॉइंट्स थे जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि कौन सा डिसीजन ट्री जो है वो IAS 37 ने दिया है जिसके थ्रू कंपनीज IAS 37 को इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं। तो अब हम चलते हैं डिसीजन ट्री की तरफ। तो यहाँ पे IAS 37 का डिसीजन ट्री है जिसमें सबसे पहले यहाँ लिखा गया है स्टार्ट। तो स्टार्ट में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कंपनी की जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या वो ऑब्लिगिंग इवेंट की वजह से है, किसी ऑब्लिगेटिंग इवेंट की वजह से है, मतलब कोई पास्ट में इवेंट हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रही है। अगर तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं आ रही तो फिर देखेंगे कि कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, क्या ऐसा है कि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उसके साथ उस ऑब्लिगेशन के लिए कोई प्रोविजन बनाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना कोई प्रोविजन होगी, ना कोई लायबिलिटी, ना कोई एसेट। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट ये कहा जाता है कि क्या वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अगर है तो फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा कि डिस्क्लोज कर दिया जाएगा एक कंटिंजेंट लायबिलिटी को। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो जो किसी इवेंट के होने या ना होने की वजह से जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है कि जिसमें पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई लायबिलिटी आए, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिंजेंट लायबिलिटी मेंटेन कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट ये देखा जाएगा कि अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, अगर यस है तो फिर देखा जाएगा क्या उससे आने वाला प्रोबेबल आउटफ्लो है। अगर आउटफ्लो है मतलब कुछ पैसे जाने हैं तो फिर क्या होगा कि रिलायबल एस्टिमेट उसका करना पड़ेगा जो कि फैक्ट की बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है। अगर अगर किया जा सकता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रोविजन जो है वो मेंटेन कर लेंगे। अगर इसी तरह से अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है और किसी पास्ट इवेंट की वजह से है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई आउटफ्लो नहीं है, अब यहाँ पे हम यहाँ आ रहे हैं कि अगर कोई आउटफ्लो नहीं है फिर क्या करेंगे कि रिमोट में जाएंगे और यहाँ पे एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बना लेंगे कि अगर ये इवेंट हुआ तो कंपनी का आउटफ्लो होगा, अगर नहीं तो फिर आउटफ्लो नहीं होगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट देखेंगे कि आउटफ्लो के साथ रिलायबल एस्टिमेट है या नहीं है। अगर कोई रिलायबल एस्टिमेट फैक्ट की बेसिस पर नहीं है तो फिर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बना देंगे। अगर रिलायबल एस्टिमेट आ जाता है तो उस रिलायबल एस्टिमेट की बेसिस पर एक प्रोविजन को क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिसीजन ट्री था जिसको हमने समझा कि कहाँ पर कंपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी मेंटेन करेगी, कहाँ पर वो प्रोविजन बनाएगी और कहाँ पर वो कुछ भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये जो डिसीजन ट्री है इसके थ्रू हमें ये सब चीजें पता चल गई। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी किस तरह से IAS 37 के मुताबिक मेजरमेंट कर सकती है। तो मेजरमेंट की तरफ अगर आए
तो मेजरमेंट के लिए कहा जाता है कि बेस्ट एस्टिमेट ले लें। कंपनी बेस्ट एस्टिमेट ले ले कि उसकी ऑब्लिगेशन, उसकी लायबिलिटी कितने रुपए की हो, और फिर उसकी बेसिस पर अमाउंट को एज अ प्रोविजन जो है वो रिकॉग्नाइज कर दें। क्योंकि प्रोविजन है तो वो एस्टिमेट की बेसिस पर ही बनाई जाएगी IAS 37 के मुताबिक। उसके बाद एस्टिमेट करना है कि कितना एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है किसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सेटल डाउन करने के लिए। तो जितना जो है वो रिक्वायर्ड होगा एक्सपेंडिचर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पर जो है कंपनी अपनी प्रोविजन को बना लेगी, प्रोविजन को मेंटेन कर लेगी। उसके बाद अगर किसी प्रोविजन, अगर जो पहले से ऑलरेडी प्रोविजन मेंटेन की हुई है, अगर उसकी रीइंबर्समेंट हो जाती है, तो जो उससे आने वाली अमाउंट है उसको एज अ सेपरेट एसेट जो है वो रिकॉग्नाइज कर देंगे। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि बैड डेट्स के लिए अगर प्रोविजन बनाई जाती है, बैड डेट्स हो कि इतने जो कंपनी के डेटर्स हैं वो पैसे नहीं देंगे। लेट सपोज के प्रोविजन बनाई जाती है 1 लाख रुपए के लिए। अब इस प्रोविजन में से बनाई तो प्रोविजन 1 लाख की गई है, और इसमें से लेट सपोज कि जो है 80,000 रुपीज वो रिकवर हो जाते हैं। तो अब ये जो रिकवरी हुई है, ये जो रीइंबर्समेंट हुई है, इसको कंपनी एज अ सेपरेट एसेट मेंटेन कर देगी। इसी तरह से जो रीइंबर्समेंट है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो पहले वैल्यू थी 80,000, हो सकता है कि अभी इतने पैसों की वो वैल्यू ना हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसका इफेक्ट रीइंबर्समेंट पर लेना जरूरी है। उसके बाद जो प्रोविजन बनाई जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रोविजन जो होगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी, तो जो प्रोविजन है उसको प्री टैक्स डिस्काउंट रेट पर जो है वो डिस्काउंट किया जाएगा। और प्री टैक्स डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जो कि टैक्स काटने से पहले पहले का होता है। जैसे कि लेट सपोज कि कंपनी का 10% डिस्काउंट रेट चल रहा है और 29% जो है वो टैक्स है। अब यहाँ पर ये जो आएगा 10%, उसके ऊपर 29% चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 10 का 10% ही लेकर उसके ऊपर डिस्काउंट करके अपनी तमाम कैश फ्लोज को तो प्रोविजन मेंटेन कर दी जाएगी। अब यहाँ पे IAS 37 में एक और चीज भी आती है, वो आती है कि अगर किसी प्रोविजन में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि सबसे पहले रिव्यू किया जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट पर तमाम प्रोविजंस का रिव्यू किया जाएगा। अगर तो कोई चेंज आता है, अगर किसी प्रोविजन में कोई चेंज आता है तो उस अमाउंट को करंट बेस्ट एस्टिमेट की बेसिस पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पर हमने बात की कि प्रोविजन मेंटेन कर ली है 100,000 रुपीज की। अब जब रिव्यू किया तो उससे पता चला कि 100,000 रुपीज की नहीं बल्कि 90,000 रुपीज की प्रोविजन मेंटेन करनी थी। तो अब क्या होगा कि इस 90,000 रुपीज में, इस 90,000 रुपीज से जो बाकी जो 10,000 रुपीज है उसको कंपनी जो है वो एडजस्ट कर देगी। इसी तरह से IAS 37 डिफाइन करता है कि अगर कोई रिस्क या अनसर्टेनिटी आती है किसी प्रोविजन में, तो फिर इसके थ्रू क्या होगा कि बेस्ट एस्टिमेट पर पहुंचना जरूरी है किसी भी प्रोविजन को मेंटेन करने के लिए। और उसके लिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि फैक्ट की बेसिस पर कंपनी जो है वो बेस्ट एस्टिमेट पर जाएगी। लास्ट जो हमारे पास IAS 37 मेजरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन का यूज देता है कि प्रोविजन को किस तरह से यूज करना है IAS 37 के मुताबिक। तो जो प्रोविजन ऑलरेडी किसी एक्सपेंडिचर के लिए बनाई गई है, ओरिजिनली जिस एक्सपेंडिचर के लिए बनाई गई थी, सिर्फ उसी पर प्रोविजन यूज हो सकती है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाई हो और वो प्रोविजन बैड डेट्स की बजाय जो है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन में एडजस्ट हो जाए, बल्कि अगर प्रोविजन बैड डेट्स की है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स पर अप्लाई होगी, बैड डेट्स के लिए यूज होगी, वो डेप्रिसिएशन या किसी और लायबिलिटी या एसेट के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब जो हर स्टैंडर्ड का लास्ट पोर्शन होता है वो होता है उसके प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी ये कहती है, IAS 37 ये कहता है कि कंपनी ने क्या प्रेजेंट करना है, कि कंपनी ने लाजमी ये डिस्क्लोज करना है कि उसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसके एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड क्या कैरिंग अमाउंट थी।
उसके बाद ये देखना है कि अगर कोई एडिशनल प्रोविजन है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन को इंक्रीज करेगी, तो तब कंपनी क्या करेगी कि उसका डिस्क्लोजर लाजमी देगी। जैसा लेट सपोज कि हमने बात की थी कि 100,000 रुपीज की बैड डेट की प्रोविजन बनी हुई है, अब कहते हैं कि 20,000 रुपए की और प्रोविजन मेंटेन करनी है क्योंकि 20,000 रुपए का और खतरा है कि वो रिसीव नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर जो टोटल प्रोविजन बनेगी वो 1,20,000 की बनेगी। तो इस 1,20,000 से रिलेटेड, एडिशनल प्रोविजन से रिलेटेड लाजमी जो है हमने वो एक डिस्क्लोजर देना है। उसके अलावा IAS 37 ये कहता है कि एक कंपनी ने लाजमी ये डिस्क्लोज करना है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है और नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है उसकी प्रोविजन की। जैसे कि हमने बैड डेट्स की बात की थी, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कंपनी ने IAS 37 के मुताबिक। उसके बाद जो कोई अमाउंट है एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट की, जिस हमने ऊपर बात की थी कि जो बैड डेट्स हैं उनमें से 80,000 रुपीज रिकवर हो गए हैं, तो अगर कोई रीइंबर्समेंट की एक्सपेक्टेड अमाउंट है तो उसको भी कंपनी डिस्क्लोज लाजमी करेगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि IAS 37 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 के मुताबिक कंपनी ने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर रिकॉग्नाइज करनी है, कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन करनी है, और हमने IAS 37 के मुताबिक अपना स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया है।